नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। हाजिर हूं इजराइल, फलस्तीन, लेबनान, ईरान, मिडिल ईस्ट और इसके बहाने सारी दुनिया की खबरें लेकर। शुरुआत एक वीडियो से। दो वीडियोस देख रहे हैं स्क्रीन पर आप, लेफ्ट और राइट में। एक तरफ गजा के बच्चों के कब्र पर नाचती हुई इजराइल की एक सैनिक है और दूसरी तरफ ईरान के हमलों के बाद पागल हुए लोग हैं। ईरान के हमलों के बाद रोते परेशान होते, एकदम अपना मानसिक संतुलन खोते हुए इजराइल के लोग हैं। मैं असल में कल ट्विटर पर एक ट्वीट देख रहा था योसी मेलमैन का। योसी मेलमैन इजराइल के हैं और डिफेंस के पत्रकार हैं, डिफेंस और इंटेलिजेंस के पत्रकार हैं। उन्होंने एक बड़ी मजेदार बात लिखी है जो काफी टाइम से मैं लगातार कहता रहा हूं। उन्होंने ये लिखा है कि ईरान के जो लोग हैं या अरब मुल्कों के जो लोग हैं वो सेक्रीफाइस को यानी शहादत को सबसे बड़ा मानते हैं। उनके लिए शहादत से डर नहीं पैदा होता, वो शहीद होने से डरते नहीं हैं। उनका इतिहास ऐसा है कि वो लगातार जंग में जाने, शहीद होने और हक बात के लिए जान देने को सही समझते हैं, जबकि इजराइल ने कभी इस तरह की मार नहीं झेली है। इजराइल के लोगों को लगता है, जो परसेप्शन बनाया गया है कि वो विश्व विजेता हैं, वो किसी को भी मार सकते हैं। एक परसेप्शन बनाया गया, आयरन डोम है हमारे पास और हमारे तक तो किसी की कोई मिसाइल पहुंच ही नहीं सकती। पिछले 10, 15, 20, 25 सालों से इजराइल अपनी जनता के अंदर ये नशा लगातार भरता रहा है कि तुम तो बिल्कुल सेफ हो, हम जहां चाहेंगे मार के आ जाएंगे और हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इस बार ईरान ने यह भरम तोड़ दिया है। जंग जो भी जीते, जंग लंबी चलनी है, लगातार बात कर रहा हूं, आगे भी बात करूंगा। अगर अमेरिका, फ्रांस और सारे जो इस तरह के मुल्क हैं वो आ ही गए इजराइल के साथ, तो ईरान के लिए मुश्किल होनी ही है और सबसे बड़ा खतरा तो अपने अंदर के गद्दारों से है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जंग जो भी जीते, अगर ये जंग लंबी चली, नेतन्याहू कह रहा है ईरानियों से कि तुम विद्रोह कर दो अभी की रिजाइम के खिलाफ और सरकार को पलट दो, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि इजराइल के अंदर ही इस तरह का विद्रोह हो जाए कि इजराइल के लोग, इजराइल की जनता नेतन्याहू के खिलाफ हो जाए। कल अगर अपने बंकर से निकलकर वो आया था देखने के लिए जहां पर तोड़फोड़ हुई है, तो सिर्फ इसलिए कि जनता लगातार ट्वीट कर रही है, जनता लगातार पोस्ट कर रही है कि हम यहां मर रहे हैं और तुम छिप कर बैठे हो। कई लोगों ने कल कहा कि ग्रीस नहीं भागा था, देखिए आ गया। ग्रीस कोई स्वर्ग में या नरक में नहीं है, घंटे 2 घंटे की फ्लाइट है, कोई बड़ी बात नहीं है कि ग्रीस से लौट के आ गया हो। बड़े बड़े अखबारों में, यहां तक कि टर्की और बाकी जगह के अखबारों में अगर यह खबर छपी थी तो बाकायदा जो उसका जहाज है उसके मूवमेंट को देखकर छपी थी। इसलिए वो कहां छुपा था या इस समय कहां छुपा है कोई नहीं जानता, यह हकीकत है। लेकिन आया इसलिए था ताकि जनता का गुस्सा एक लेवल से ज्यादा बढ़ ना सके। और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि यह जंग शुरू ही इसलिए की गई क्योंकि उसकी कुर्सी एक बार फिर से डगमगाने लगी थी। असल में चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो इजराइल हो या फिर खास तौर पर यूरोप के मुल्क हो, उनको इस बात से कोई दिक्कत नहीं है कि ईरान के पास परमाणु बम है कि नहीं है। उनको सारी दिक्कत इस बात से है कि इस्लामिक रिवॉल्यूशन के बाद ईरान का जो तेल और बाकी सारा कुछ पहले इंग्लैंड और अमेरिका के कंट्रोल में था, वो ईरानियों के कंट्रोल में आ गया। ईरान की लूट उनके लिए अब पॉसिबल नहीं रह गई। जो शाह, ईरान का शाह उनके इशारों पर नाचता था, उसको अमेरिका में शरण देनी पड़ी। इसीलिए आप देखेंगे कि ईरान के शाह का जो वारिस है रजा पहलवी, वो लगातार आप देख रहे हैं अमेरिकन न्यूज चैनल्स पर आ रहा है और अमेरिका और इजराइल को सपोर्ट कर रहा है। आप सोचिए, वो ईरान का शाह रहा है, ईरान के इतने बच्चे, इतनी औरतें मारी जा रही हैं, लेकिन वो ईरान के साथ खड़ा होने की जगह जाकर खड़ा हो गया है अमेरिका के साथ। और अमेरिका की तो पुरानी आदत है झूठ बोलने की। कब से आप देखेंगे, आप देखिए वियतनाम में गल्फ ऑफ टोंकिंग करके है, कभी डिटेल में वियतनाम की कहानी सुना दूंगा, जहां पर एक घटना का इल्जाम लगाया गया और वियतनाम के ऊपर हमला किया गया। हालांकि इस हमले में 1960s में यह हमला हुआ था, भागना पड़ा। ईरान जरा सा मुल्क है लेकिन उससे भागना पड़ा अमेरिका को। लेकिन यह झूठा बहाना था क्योंकि वहां पर वो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट जो थी उसको किसी भी तरह से गिराना चाहता था। कुवैत इराक वार में देखिए, इराक के ऊपर आरोप लगाया गया कि उसकी जो आर्मी है वो बच्चों को इंक्यूबेटर से बाहर निकाल लेती है और बच्चों को मार रही है, ऐसा आरोप लगाकर इराक पर आक्रमण किया गया। दूसरी बात क्या कही गई, इराक के पास तो केमिकल वेपन है,
एक केमिकल वेपन नहीं निकला इराक के अंदर से। उनका सारा मकसद था इराक के ऊपर कब्जा करना, ताकि वहां का गेहूं, वहां का तेल, सारा कुछ लूट सकें। और हमले के बाद इराक की क्या कंडीशन है कोई भी जानता है। सर्बिया में जो आक्रमण इन्होंने किया, कोसोवो के ऊपर गलत इल्जाम लगा के, वो भी आप जानते हैं। अफगानिस्तान तो सब जानते हैं, बरसों पड़े रहे अफगानिस्तान में कि वहां की अफीम की खेती को कंट्रोल कर लें, लेकिन अफगानिस्तान के लड़ाकों ने इनको भागने पर मजबूर कर दिया। लीबिया में आप देखिए, लीबिया में कहा गया गद्दाफी जो है वो अपने ही नागरिकों को मार रहा है। और गद्दाफी को क्यों मारा गया सब जानते हैं, लीबिया को लूटने के लिए। और जब गद्दाफी मार दिया गया उसके बाद हंसता खेलता लीबिया किस तरह से कब्रिस्तान में बदल गया सब जानते हैं। तो अमेरिका का तो काम है झूठ बोलना इस तरह के हमलों के लिए। और इनमें मिडिल ईस्ट में कम से कम जो हमले हुए हैं उनमें इजराइल और नेतन्याहू का अपना रोल रहा है। एक वीडियो आप देखिए। और आज कहा जा रहा है कि ईरान जो है वो कुछ ही महीनों में एटॉमिक न्यूक्लियर पावर बनने जा रहा था, एटॉमिक बम बनने जा रहा था। जो लोग नया नया इतिहास पढ़ते हैं उनको लगता है अरे नेतन्याहू ने पहली बार कहा, लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि 2011 से लेकर 9/11 जब हुआ था तब से लेकर और अभी 2023 तक कम से कम 20 बार नेतन्याहू यह बात कह चुका है कि ईरान बस कुछ महीनों के अंदर न्यूक्लियर बम बनाने वाला है। 2011 में भी कुछ महीने थे, 2013 में भी कुछ महीने थे, 2017 में भी कुछ महीने थे और 2023 में भी कुछ महीने हैं। जबकि आप देखिए अमेरिका में बाकायदा रिपोर्ट, तुलसी गबार्ड की साइन की हुई रिपोर्ट है जिसमें उन्होंने कहा था कि ईरान न्यूक्लियर पावर नहीं बन रहा है, ईरान न्यूक्लियर बम नहीं बना रहा है। तो इस झूठ के भरोसे इजराइल ने अटैक किया। और अब जब ईरान ने पलट के जबरदस्त अटैक किए हैं तो वो सारी दुनिया से गुहार लगा रहा है कि कैसे भी हमारी मदद करो। वो कह रहा है कि यूरोप के मुल्क और अमेरिका हमारे साथ आए और ईरान से मुकाबले में हमारी मदद करें। 3 दिनों में यह हाल हो गया है। ऐसा नहीं है कि ईरान का नुकसान नहीं हुआ है, ईरान का भी जबरदस्त नुकसान हुआ है। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि एक तरफा खबरें हमेशा कंफ्यूज करती हैं। ईरान का भी नुकसान हुआ है, ईरान के बेहद इंपॉर्टेंट लोग मारे गए हैं। अभी कल ही वहां इंटेलिजेंस के जो चीफ थे उनको मार दिया गया है और यह ईरानी मीडिया ने खुद एक्सेप्ट किया है। तो ईरान में भी नुकसान हुआ है, ईरान में भी बिल्डिंगें गिरी हैं, ईरान में बच्चे और औरतें मारे गए हैं जिनके नंबर इजराइल से बहुत ज्यादा हैं। लेकिन जिस तरह का बदला ईरान ने लिया है, जिस तरह से ईरान लगातार हमला कर रहा है, कभी ख्वाब में भी इजराइल ने सोचा नहीं था। हाइफा की रिफाइनरी पे हमला हुआ, इजरायली डिफेंस फोर्स की जो बिल्डिंग्स हैं उनके ऊपर हमला हुआ। और एक बात याद रखिएगा, इजराइल ने अपने नागरिकों तक पर बैन लगा दिया है, सिटीजन्स के ऊपर बैन लगा दिया है कि जहां मिसाइल अटैक हो रहे हैं उसका वीडियो ना बनाएं। तो जो वीडियो सामने आ रहे हैं वो थोड़े बहुत वीडियोस हैं। हकीकत यह है कि नेवातिम एयरबेस, जहां पर अमेरिका से उनकी सारी मदद, हथियार वगैरह आते हैं, उस पर जबरदस्त हमला किया गया है। हकीकत यह है कि उनका जो बायोकेमिकल वेपन्स बनाने का जो पूरा का पूरा रिसर्च सेंटर था, आप तस्वीर में देख सकते हैं, वो काफी हद तक तबाह हो चुका है। हकीकत यह है, ईरान ने दावा किया है कि उसने इजराइल के कुछ मंत्रियों और इंपॉर्टेंट लोगों के घरों पर हमला किया है। उसमें कौन मारा गया है, क्या हुआ है, यह खबर हमारे पास नहीं है। हकीकत यह है कि हाइफा को चलता फिरता कब्रिस्तान बना दिया है। हाइफा में जो ऑयल रिफाइनरी है उसके ऊपर हमला हुआ है। हाइफा आप ये समझ लीजिए कि इजराइल का मुंबई है, जहां पर ऑयल रिफाइनरी भी है, जहां पर पोर्ट भी है और जहां पर उसके सबसे एडवांस इंस्टीट्यूट्स हैं। हाइफा में जबरदस्त नुकसान पहुंचाया गया है। हाइफा के नागरिकों के जो वीडियोस आ रहे हैं, यहां तक कि अमेरिकी चैनल्स के जो वीडियोस आ रहे हैं, वो बता रहे हैं कि ईरान ने कितना जबरदस्त नुकसान पहुंचाया है। जब पहले दिन हमला हुआ था तो यही कहा गया था कि ईरान की सारी जो ताकत है वो खत्म हो गई, ईरान अब कुछ कर नहीं पाएगा, ईरान के पास मिसाइलें नहीं हैं। जबकि ईरान का कहना है कि अभी तो हमने लिक्विड फ्यूल वाली मिसाइलें भेजी हैं, अभी सॉलिड फ्यूल की भी मिसाइलें जाएंगी और असली जो हमारे सबसे तेज हथियार है वो तो अभी हमारे पास रखे ही हैं। इन सब के बीच में एक इंफॉर्मेशन वार चल रहा है। देखिए, एक बात मैं 100 बार कहता हूं और वो बात आपको गौर से समझनी चाहिए कि गोदी मीडिया सिर्फ भारत में नहीं है,
गोदी मीडिया सारी दुनिया में है, अमेरिका में है, बर्तानिया में है, फ्रांस में है, सारी दुनिया में गोदी मीडिया है जो मोसाद और सीआईए के कहने पर भी काम करता है, जो अमेरिकन और ब्रिटिश इंटरेस्ट को आगे बढ़ाता है और उसी हिसाब से न्यूज़ेस प्लांट करवाई जाती हैं। इसलिए बहुत सारी न्यूज़ेस प्लांट करवाई जा रही हैं और इन खबरों को गौर से देखने के बाद समझ में आता है कि ये सब चाहते सिर्फ इतना है कि ईरान के अंदर रेजीम चेंज हो जाए, जो ईरान के अभी के हुक्मरान हैं वो बदल जाए। जो ईरानियन रिवोल्यूशन था, ईरानियन जो आप कह सकते हैं कि इस्लामिक रिवोल्यूशन था, खुमैनी का रिवोल्यूशन, उसको पलट दिया जाए और पलट के वहां पर अपना कोई एक कठपुतली बिठा दिया जाए। और वो कठपुतली कोई भी हो सकता है, वो ईरान का शाह हो सकता है, कोई और भी हो सकता है, जुलानी की तरह आईएसआईएस का कोई बंदा हो सकता है, कोई मोसाद का एजेंट हो सकता है, कोई सीआईए का एजेंट हो सकता है। बस उसको करना इतना है कि इतना बड़ा जो मुल्क है ईरान, उसको कई हिस्सों में बंटवा दे पहले, जैसे सीरिया में हुआ। और दूसरा, ईरान की जो ऑयल रिफाइनरीज हैं, ईरान का जो तेल है, उसको लूटने की खुली छूट दे दे अमेरिका, इंग्लैंड और इजराइल को। बस इतना हो जाए तो ये खुश हैं। इनको पता है कि एटॉमिक वाला मामला सिर्फ और सिर्फ झूठा है। और आप देखिए ये खबरें किस तरह से चलाई जाती हैं। आज अगर अखबार उठाकर देखेंगे तो हेडलाइंस में नेतन्याहू का बयान छपा है जिसमें वो कह रहा है ईरान ट्रंप को मारना चाहता है। आप याद कीजिए, ट्रंप का जब इलेक्शन चल रहा था उस समय भी एक गोली चली थी जो उसके कान को छूते हुए निकल गई थी और उस समय भी यही कहा गया था कि इस हमले के पीछे ईरान है। यह सब क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि ईरान ने बहुत होशियारी से अभी तक अमेरिकन बेसिस पर हमला नहीं किया है। यानी अमेरिका, ब्रिटेन या इस तरह के मुल्कों को यह बहाना नहीं दिया है कि वो कह सकें कि हमारे इंटरेस्ट पे हमला हुआ है इसलिए हम हमला करेंगे ईरान के ऊपर। एक बात बिल्कुल क्लियर है कि इजराइल अग्रेसर है। इजराइल ने पहला हमला किया है, इसलिए जहां भी बात होगी वहां लॉजिक तो मिलेगा नहीं। अभी तक आप कह रहे थे कि 7 अक्टूबर को हमास ने हमला किया जिसके बदले में इजराइल ने किया, तो इजराइल को सेल्फ डिफेंस का अधिकार है। आप ये भूल जा रहे थे कि 1948 से लगातार लड़ाई चल रही है फलस्तीन की आजादी की। चलिए, आपका लॉजिक मान लिया कि 7 अक्टूबर को हमास ने हमला किया तो बदले में आपने सब कुछ किया, लेकिन अब जब आपने पहला हमला किया है, और हमला भी क्या किया है कि अगले 6 महीनों में परमाणु बम बना लेगा ईरान और उसके बाद परमाणु बम बनाने के तुरंत घंटे भर के अंदर इजराइल के ऊपर हमला कर देगा, तो 6 महीने बाद यह ना हो इसलिए आपने अभी हमला कर दिया। और यहां सबसे मजेदार बात यह है कि असल में एटॉमिक पावर किसी के पास है, परमाणु बम मिडिल ईस्ट में किसी के पास है, वो तो इजराइल के पास है, जिसको वो डिक्लेयर नहीं करता है। मैं पहले भी बता चुका हूं कि ये बेस्ट केप्ट सीक्रेट है, या कहिए वर्स्ट केप्ट सीक्रेट है, जहां दुनिया जानती है कि इजराइल के पास एटॉमिक बम है, लेकिन ना तो वो आईएईए से कोई इंस्पेक्शन करवाता है, ना एनपीटी में शामिल है, और ना ही किसी तरह की कोई जिम्मेदारी लेता है, और ना ही दुनिया उससे सवाल पूछती है कि तुमने इलीगल तरीके से परमाणु बम कैसे बना लिए। और जिसके पास परमाणु बम नहीं होने का गारंटी और सबूत तुलसी गबार्ड दे चुकी हैं, अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन दे चुका है, आईएईए दे चुका है, उसके ऊपर यह आरोप लगाकर हमला करते हैं और फिर कहते हैं ईरान जो है वो ट्रंप को मारना चाहता है। ईरान मारना भी चाहेगा तो नेतन्याहू को मारना चाहेगा, ट्रंप को मार के उसको कुछ खास मिलना नहीं है। और कोई सबूत इस बात का नेतन्याहू ने कहीं दिया नहीं है। यह सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि अमेरिका किसी तरह से जंग में शामिल हो जाए। G7 की मीटिंग होनी है, वहां पर दुनिया के सारे इंपॉर्टेंट मुल्क के लीडर होंगे। नरेंद्र मोदी जी भी हमारे गए हुए हैं, आखिरकार उनको इन्विटेशन मिल गया है। वहां पर ट्रंप होगा, वहां पर स्ट्रेमर होंगे, वहां पे मैक्रॉन होंगे, सारे इंपॉर्टेंट लीडर्स होंगे। और उसके पहले कैसे भी नेतन्याहू ये माहौल बनाना चाहता है कि ये सब इजराइल का साथ देने के लिए तैयार हो जाए। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ट्रंप साथ देने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन अभी तक चाहे वो बराक डेविड हो, चाहे प्रो अमेरिकन जर्नलिस्ट हो, उनके यहां से जो खबरें आ रही हैं वो यही आ रही हैं कि अमेरिका सीधे इजराइल का साथ देने के मूड में फिलहाल नहीं लग रहा है। लेकिन वो अमेरिका है, बेसिकली इजराइल का गुलाम। कल कुछ भी हो सकता है, कल अमेरिका भी जंग में शामिल हो सकता है। लेकिन अगर अमेरिका जंग में शामिल होता है और बाकी मुल्क जंग में शामिल होते हैं, तो एक बात तो बहुत क्लियर हो जाएगी, इजराइल की अकेले लड़कर ईरान को हराने की औकात नहीं है, चाहे वो कुछ लोगों को मार दे। इसीलिए एक और खबर प्लांट करवाई गई, और वो खबर प्लांट क्या करवाई गई, वो तो अमेरिका से ही प्लांट हुई, जिसमें यह कहा गया कि इजराइल तो खामनेई को मारना चाहता था, उसको वीटो कर दिया ट्रंप ने रोक दिया।
क्या है ये साइकोलॉजिकल वार का एक और हिस्सा है जिसमें वो बता रहा है कि वो जब चाहे खामनेई को मार सकता है। मैं आपसे दावा कर सकता हूं कि अगर वाकई ऐसा पॉसिबल होगा, एक तो इसकी कोशिश की गई होगी, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि इसकी कोशिश ना की गई हो, और जिस दिन उसके लिए पॉसिबल होगा वो खामनेई को मार देगा। यह बात आप बिल्कुल याद रखिए, जैसे उसने नसरुल्लाह को मार दिया था, जिस दिन पॉसिबल होगा उस दिन खामनेई को भी मार देगा। अमेरिका से पूछने नहीं जाएगा, उसके बाद ट्रंप की कोई औकात नहीं है, ट्रंप यही कहेगा कि अच्छा किया। लेकिन यह खबर साइकोलॉजिकल वार की तरह प्लान कराई गई है ताकि ईरानियों को लगे, अरे जब खामनेई सेफ नहीं है तो कोई और कैसे सेफ हो सकता है। इसीलिए कहीं हेडलाइन छप जाने से कोई खबर सही नहीं हो जाती है। जब भी जंग चलती है तो बहुत सारा साइकोलॉजिकल वार भी चलता है। आप ट्रंप के बयानात देखिए, G7 में जाने से पहले वो क्या बयान देता है कि जैसे मैंने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में जंग रुकवाई थी, वैसे ही मैं ईरान और इजराइल के बीच में भी डील करवाने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन एक और बात कहता है उसके बाद, वो कहता है लेकिन कभी कभी जो जंग होती है वो अपने अंतिम मुकाम तक जाती है। यानी बहुत साफ कह रहा है कि डील करवाने की मैं कोशिश कर रहा हूं, और ये बात वो ऊपर से कह रहा है उस अमेरिकी जनता से जिससे उसने कहा हुआ है कि मैं तो सारी दुनिया में जंग रुकवा दूंगा, जबकि उसके आने के बाद सारी दुनिया जंग के मैदान में तब्दील होती जा रही है। कल को यह आलमी जंग में बदल जाए, कल को यह विश्व युद्ध में बदल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अमेरिकी जनता को सुनाना है कि मैंने हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में जंग रुकवा दी, और कोई जंग तो रुकवा नहीं पाए। यूक्रेन रशिया के बीच में जंग रुकवा नहीं पाए, गजा में कुछ कर नहीं पाए, ईरान इजराइल के बीच में कुछ चल नहीं रही है, तो कहीं तो उनको श्रेय लेना है। वो श्रेय उन्होंने लिया और उसके बाद इशारा कर दिया कि जंग आखिरी मुकाम तक चलेगी, और जंग अगर आखिरी मुकाम तक चलेगी, हो सकता है ईरान तबाह हो जाए, लेकिन इजराइल भी नहीं बचेगा, इस बात की पूरी गारंटी है। ईरान ने अभी बहुत क्लियर कहा है कि अगर हमारी आयल फैसिलिटीज पर कोई सीरियस हमला होता है, ठीक है, छोटा मोटा हमला पाइपलाइन पर तुमने किया है और बदले में हमने तुरंत जो हमला किया है उसमें तुम्हारी जहां से पानी का सप्लाई होता था उसको बर्बाद कर दिया है, लेकिन अगर हमारी आयल फैसिलिटीज पर, रिफाइनरीज पर सीरियस हमला होता है तो इस बात को याद रखना कि पूरे मिडिल ईस्ट में आयल फैसिलिटीज खत्म हो जाएंगी। पूरे मिडिल ईस्ट में कोई भी आयल तेल को हासिल नहीं कर पाएगा, और यह बात मिडिल ईस्ट के अरब कंट्रीज भी जानती हैं। जॉर्डन भले अपना आसमान खुला दे रहा है इजरायली जहाजों को ईरान तक जाने के लिए, लेकिन पता तो उसको भी है कि अगर आयल फैसिलिटीज का सत्यानाश हुआ तो मिडिल ईस्ट का अगले 20 सालों में क्या हाल होगा। आयल ही है जिसके चलते मिडिल ईस्ट दुनिया पे राज करता है, मतलब मिडिल ईस्ट नहीं राज करता है, मिडिल ईस्ट के हुक्मरान ऐश करते हैं। और अगर वो फैसिलिटीज डिस्टर्ब हुई, और देखिए जब किसी का वजूद खतरे में आता है तो वो कुछ भी कर सकता है, और ये डर अमेरिका को भी है, ये डर सारी दुनिया को भी है। इसलिए अगर जंग बढ़ेगी तो क्या क्या होगा कोई नहीं जानता है, लेकिन फिलहाल एक बात कही जा सकती है कि अरब मुल्क इनडायरेक्टली चाहे कुछ भी कर लें, लेकिन डायरेक्टली वो इजराइल के सपोर्ट में नहीं दिख रहे हैं। कम से कम आप अगर ऐसी सिचुएशन है जॉर्डन की दोनों के बीच में है उसको छोड़ दें तो बाकी मुल्क कोई डायरेक्ट सपोर्ट करते हुए नहीं दिख रहे हैं। यह भी सही है कि जिस तरह से ईरान कह रहा है कि इस्लामिक कंट्रीज हमारे साथ आ जाएं, वो भी होता हुआ फिलहाल नहीं दिख रहा है। पाकिस्तान से काफ़ी यह खबर फैलाई गई कि पाकिस्तान ने कहा कि अगर एटॉमिक अटैक होगा तो हम भी बदले में एटॉमिक अटैक करेंगे। पहली बात तो यह कि इजराइल कोई एटॉमिक अटैक नहीं करने वाला है। दूसरी बात कि पाकिस्तान के किसी जिम्मेदार ऑफिसर का, किसी जिम्मेदार मिनिस्टर का एटॉमिक अटैक को लेकर कोई बयान तो कम से कम दिखाई नहीं दिया है। तो यह सिर्फ फैलाया हुआ बयान है उसी साइकोलॉजिकल वार में। और एक बात मैं बहुत साफ कह दूं कि पाकिस्तान ईरान के साथ खड़ा हो सकता है, बातें कर सकता है, लेकिन हमला या हथियार या बाकी सब वो तभी करेगा जब अमेरिका से परमिशन होगी। उसके बिना पाकिस्तान नहीं कर पाएगा। इस बात को समझना चाहिए। और यहीं पर एक बात और समझनी चाहिए कि जो तमाम मुस्लिम मुल्कों से बयानात आ रहे हैं हुक्मरान के, उसके पीछे यह डर है कि अवाम पूरी तरह से ईरान के साथ खड़ी है। अवाम इस जंग में ईरान के साथ खड़ी है तो हुक्मरान के लिए दिक्कत यह है कि अगर वो सीधे सीधे इजराइल के साथ दिखेंगे तो कल को उनकी गद्दी भी जा सकती है। वरना इन हुक्मरानों का इतिहास सब जानते हैं। सब जानते हैं कि इन शाहों ने, इन बादशाहों ने 1948 के बाद से क्या किया है, और अभी भी इनसे ज्यादा उम्मीद पालना बेकार है। खबर खत्म करने से पहले एक जरूरी बात, जम्मू और कश्मीर के 10,000 से ज्यादा लोग ईरान में फंसे हुए हैं, जिसमें 6,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को तुरंत उनको इवैक्यूएट कराना चाहिए।
एक हमले में 2-3 लोग घायल भी हुए हैं, 2-3 हिंदुस्तानी स्टूडेंट्स घायल भी हुए हैं, इसलिए उनको तुरंत इवैक्यूएट कराना बेहद जरूरी है। बाकी जैसे जैसे आगे बढ़ेंगी खबरें, जैसे जैसे नई डिटेल्स आएंगी, मैं लगातार अपडेट्स करता रहूंगा, अपडेट्स करता रहा हूं। आप लोग दुनिया भर से हमारा वीडियो देखते हैं, बताते हैं, खुश होते हैं, कुछ लोग नाराज भी होते हैं। मेरा जो सच है वो मैं कहूंगा, चाहे किसी को बुरा लगे या अच्छा लगे। साथ में यह अपील भी आपसे करूंगा कि अगर मुमकिन हो तो हमारे साथ खड़े होइए। तमाम मुश्किलात में हम लगातार वीडियोस बना रहे हैं। एक छोटी सी अपील यह है कि ज्वाइन का एक बटन है, उसको दबाइए। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन और कमेंट में भी दिया हुआ है। आप हमारे मेंबर बन सकते हैं 3 रुपए रोज से भी कम पर। यह छोटी सी आपकी जो मदद है वो हमारे लिए बहुत बड़ी ताकत बनती है, और आपकी ताकत मिलेगी तभी हम सत्ता और कैमरे की आंख में आंख डालकर सच कह सकेंगे। आज के लिए इतना ही, शुक्रिया।